हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के और यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गुप्त शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज का जो हमारा वीडियो है वो प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त वंश के बारे में है। मैंने जो इसका पिछला वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो है, मैंने उसमें जो भी गुप्त होते हैं, गुप्तों का साम्राज्य होता है, उसके बारे में मैं आपको इसके पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट जितने भी गुप्त शासक हुए हैं उनके बारे में आज हम एक वीडियो में देखने वाले, वन शॉट में आपको जितने भी गुप्त शासक हुए हैं, श्रीगुप्त से जाकर के और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त तक, दोस्तों मैं आपको आज केवल एक वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। आपको 20 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक वीडियो देखिए, उस वीडियो में आपको सारे फैक्ट मिल जाएंगे गुप्त वंश के, कि गुप्तों में और कौन कौन से राजा के टाइम पर कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, वो सभी फैक्ट आपको आज एक वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें से अगर हम बात करें गुप्त शासकों की, कि गुप्त वंश के शासक कौन कौन से हुए हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी गुप्त वंश के शासक हुए हैं, चाहे वो श्रीगुप्त हो और घटोत्कच गुप्त हो, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय या इसी का नाम विक्रमादित्य होता है, और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, फिर यहाँ पर पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त और विष्णुगुप्त। मतलब कि जितने भी गुप्त वंश के शासक हैं उसके बारे में आज हम कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी संपूर्ण गुप्त शासकों के इतिहास के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर विष्णुगुप्त होता है, तो विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम राजा होता है। तो यहाँ पर अपन कहानी शुरू करते हैं श्रीगुप्त से। अब हम यहाँ पर अपनी जो कहानी स्टार्ट करते हैं वो श्रीगुप्त से करते हैं और हम पूरे गुप्त वंश के राजाओं को एकदम कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में सीधे वो फिट बैठ जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें श्रीगुप्त की, कि श्रीगुप्त कौन था, तो श्रीगुप्त का जो टाइम पीरियड होता है वो 275 ईस्वी से 300 ईस्वी होता है और ये गुप्त वंश का संस्थापक होता है। मतलब कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। और यहाँ पर बात करें कि जो भी इतिहासकार होते हैं तो इतिहासकारों के अनुसार इसका नाम केवल गुप्त था और बाद में इसने श्री की उपाधि को लिया था। मतलब कि जो भी इतिहासकार उस टाइम के हुए हैं तो उन्होंने कहा है कि जो इसका नाम केवल गुप्त था, इसने बाद में श्री की उपाधि को धारण किया था। मतलब कि इसने अपने आप को श्री की उपाधि के अलावा इसने अपने आप को महाराजा भी कहा है। अगर इसके टाइम की महत्वपूर्ण घटना की बात करें कि इसके टाइम पर कौन सी महत्वपूर्ण घटना होती है ना, इसके टाइम पर कौन सी महत्वपूर्ण घटना होती है, तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में किया था। मतलब कि मैंने जब आपको इसका पार्ट 1 वीडियो बताया था दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के पहले आप इसका पार्ट 1 वीडियो देखिए। पार्ट 1 वीडियो में मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जो भी गुप्तों का साम्राज्य था वो मतलब कि बिहार और उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और बाद में वह पूरे भारत में फैल जाता है। हमने किस प्रकार से देखा कि समुद्रगुप्त ने अपने टाइम पर एकदम साम्राज्य का विस्तार ऐसा किया कि उसको साउथ को छोड़ करके उत्तरी भारत हो, दक्षिणी भारत हो, पश्चिमी भारत हो, सारे क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। तो यहीं पर कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने जो साम्राज्य का विस्तार किया था वो बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में किया था। और पुराणों के हिसाब से सारनाथ एक अभिलेख है, उसमें बताया गया है कि इसने चीनी यात्रियों के लिए मंदिर बनवाया था और उस मंदिर की देख रेख के लिए, और जो मंदिर बनवाया था तो उस मंदिर की देखरेख के लिए इसने 24 गांवों को दान दिए थे। तो इसके बारे में केवल इतना ही पढ़ना है, एग्जाम के हिसाब से केवल वो इतना ही पूछेगा श्रीगुप्त के बारे में। इसके बारे में कोई अन्य ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं होती हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं, तो इसके बाद बात करते हैं कि बनारस से इसकी कुछ मोहरें मिली हैं और इसने अपने आप को उसमें गुप्तस्य कहा है और श्रीगुप्तस्य कहा है। तो इसने कुछ अपनी उपाधियों को धारण किया था। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसने जो उपाधि धारण किया था उसका नाम था महाराजा। मतलब कि श्रीगुप्त ने अपने आप को महाराजा की उपाधि धारण किया था। इसके बाद हम बात करते हैं घटोत्कच गुप्त की, कि जो घटोत्कच गुप्त होता है इसके टाइम पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 300 से 319 ईस्वी होता है और ये श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी होता है।
और श्रीगुप्त की तरह इसने भी महाराजा की उपाधि को धारण किया था। और रीवा का दोस्तों एक सुप्रिय अभिलेख है। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यह बात यहाँ पर याद रखना है कि रीवा का जो सुप्रिय अभिलेख है उसको बनवाया था स्कंदगुप्त ने, है ना। रीवा का जो सुप्रिय अभिलेख है वो रीवा में है, इसको स्कंदगुप्त ने बनवाया था। और इसमें कहा गया है कि जो गुप्त वंश का संस्थापक घटोत्कच को बताया गया है, मतलब कि रीवा के सुप्रिय अभिलेख के हिसाब से और गुप्त वंश का जो भी संस्थापक है उसमें घटोत्कच को बताया गया। तो आपको यह बात याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि रीवा के सुप्रिय अभिलेख में और गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो किसको बताया गया है, तो वहाँ पर किसको बताया गया है, वहाँ पर घटोत्कच को बताया गया है। और उसमें गुप्त शासकों की वंशावली भी मिलती है। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर बात किया कि घटोत्कच के बारे में आपको केवल इतनी ही बातें याद रखना है। इसके टाइम पर भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं होती कि जिसके बारे में हम इसको याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम है ना, चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश का ऐसा पहला राजा होता है जो बहुत महान, योग्य और शक्तिशाली होता है। तो यहाँ पर बात करें अगर चंद्रगुप्त प्रथम की, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 320 से 330 ईस्वी होता है। और ये गुप्तों का पहला ऐसा राजा होता है जो महान होता है और शक्तिशाली होता है। तो इसके महान और शक्तिशाली होने का इसका क्या परिणाम है, मतलब कि जहाँ इसके पूर्ववर्ती शासकों ने श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि को धारण किया था, और जब यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम और राजा बनता है, इसने अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। तो आपको यहाँ पर केवल यही बात याद रखना है कि जब श्रीगुप्त और घटोत्कच ने अपने आप को महाराजा की उपाधि से और नवाजा था, लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम बनते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने आप को यहाँ पर महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। दोस्तों आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, तो चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। वो चंद्रगुप्त जो द्वितीय होता है उसी का नाम विक्रमादित्य होता है। ये चंद्रगुप्त प्रथम है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अभी समुद्रगुप्त आएगा। तो इसके टाइम पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, इसके टाइम पर जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो कौन कौन सी होती है, इसके बारे में बात करते हैं। टाइम पर जो भी महत्वपूर्ण घटना होती है, इसने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया था। उस टाइम पर दोस्तों जो यहाँ पर समकालीन राज्य लिच्छवी होता है बिहार में होता है, तो लिच्छवियों का जो राज्य बिहार में होता है वहाँ पर इसने अपने वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया था। और यहाँ पर लिच्छवी कुमारी थी, उसका नाम था कुमार देवी, मतलब कि लिच्छवी राजाओं की पुत्री थी, उसका नाम था कुमार देवी। तो कुमार देवी का जो विवाह होता है वो चंद्रगुप्त प्रथम के साथ होता है। जब इनका विवाह होता है तो उससे एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसी का नाम होता है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त दोस्तों बहुत ही महान, योग्य और वीर शासक था। इसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। जैसे अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया था, उसी प्रकार से समुद्रगुप्त ने अपने टाइम पर अखंड भारत का निर्माण किया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो समुद्रगुप्त होता है वो कुमार देवी और यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र होता है। और इसका हमको वो प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो इसका प्रमाण हमको इसके सिक्कों से मिलता है। इसका प्रमाण हमको सिक्कों से मिलता है। उसके सिक्कों पर कुमार देवी की फ़ोटो मिलती है। उसके सिक्कों पर जो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के होते हैं तो वहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर कुमार गुप्त की फ़ोटो मिलती, कुमार देवी की फ़ोटो मिलती है। तो वहाँ से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका जो विवाह हुआ था वो कुमार देवी से हुआ था, और दोनों से श्री समुद्रगुप्त पैदा होते हैं, और जो कि एक बहुत ही महान और योग्य शासक होते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये बहुत योग्य शासक होता है और ये गुप्त वंश का पहला योग्य शासक होता है कि जिसने घटोत्कच के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने सिक्कों को भी ढलवाया। और यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम ने यहाँ पर अभिलेख भी बनवाया था। मतलब कि यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। सॉरी, यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम एक ऐसा राजा होता है गुप्त साम्राज्य का कि जिसका कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपको यह बात याद रखना कि चंद्रगुप्त प्रथम का किसी प्रकार से कोई अभिलेख नहीं मिला है। केवल इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और साम्राज्य का विस्तार करने के साथ साथ इसने अपने सिक्कों को ढलवाया था। इसके बाद बात करते हैं इसके बेटे समुद्रगुप्त की।
दोस्तों समुद्रगुप्त बहुत ही महान योग वीर पराक्रमी शासक होता है। इसने अपने भारत का ऐसा निर्माण किया था, मतलब इसीलिए इसको द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो पूरे गुप्त वंश का महान और योग्य शासक होता है, इसीलिए इसको हिंद का नेपोलियन भी कहा जाता है। दोस्तों नेपोलियन फ्रांस का एक नेता होता है। जिस प्रकार से फ्रांस को बनाने में नेपोलियन का हाथ होता है, उसी प्रकार से भारत को बनाने में समुद्रगुप्त का हाथ होता है। इसीलिए इसको हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य को और शिखर तक पहुंचाने में इसका विशेष योगदान होता है। और मौर्यों के बाद इसने अखंड भारत का निर्माण किया था। जैसे दोस्तों मौर्य में अशोक ने एक प्रकार से पूरे भारत को जीत करके अखंड भारत का निर्माण किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर समुद्रगुप्त ने अशोक के बाद और एक प्रकार से भारत को जीत करके और अखंड भारत का निर्माण किया था। इसके बाद हम बात करते हैं इसके साम्राज्य विस्तार की, कि इसने अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसने अपना साम्राज्य विस्तार एक प्रकार से पूरे भारत में किया था। इसने पूरे भारत में एक छत्र राज करके और सभी राजाओं को हरा करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था, और एक प्रकार से इसने अखंड भारत का निर्माण किया था। इसके बारे में अगर हम दोस्तों बात करें तो इसने जो अपना साम्राज्य विस्तार किया था, तो इसने दोस्तों क्या होता है कि इनका जो साम्राज्य होता है वो यूपी और बिहार के एरिया में होता है ना। कहाँ पर होता है? इनका जो साम्राज्य होता है गुप्तों का यूपी और बिहार के एरिया में सबसे पहले होता है, ये यहीं पर शासन करते हैं। लेकिन समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य की शुरुआत उत्तर भारत से करता है। पहले ये उत्तर भारत को जीतता है। इसने दोस्तों अपने साम्राज्य को उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक इसने जीता था। बताओ, वहां से उत्तर भारत से इसने अपने साम्राज्य की कहानी शुरू किया था, और अपनी जो एंडिंग करता है वो दक्षिण भारत तक करता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना वीर योग्य और पराक्रमी शासक रहा होगा समुद्रगुप्त। तो यहाँ से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तरी भारत से करता है, और उत्तरी भारत से इसने शुरुआत किया था। और सबसे पहले उत्तर भारत में इसने 9 राजाओं को एक साथ हराया था। इसके बारे में रिकॉर्ड दोस्तों बना हुआ कि समुद्रगुप्त ने एक साथ 9 के 9 राजाओं को पराजित करता है और उत्तर भारत में अपनी सत्ता को कायम रखता है। यहाँ पर जो उत्तर भारत होता है उस टाइम का वो दोस्तों मध्य प्रदेश का मालवा और गंगा यमुना का जो क्षेत्र होता है वो उत्तर भारत के अंडर में आता है। उत्तर भारत का मतलब कि जो आज के राज्य है ना, वहाँ से आप उस समय की भौगोलिक स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो उत्तर भारत कहने का मतलब है कि इसने जो मध्य प्रदेश का मालवा होता है और गंगा यमुना का जो क्षेत्र होता है, तो वहाँ से इसने जीत की शुरुआत किया था। तो सबसे पहले उत्तर भारत के 9 राजाओं को इसने हराया था। उनको हराने के बाद ये उत्तर भारत से नीचे की ओर आता है, और इसकी मुलाकात फिर आटविकों से होती है। आटविक दोस्तों जंगली प्रजाति होती है, जंगल में रहने वाले लोग होते हैं और राजा होते हैं। तो ये यहाँ से उत्तर भारत को जीतने के बाद इसकी मुलाकात यहाँ पर आटविकों से होती है, और ये आटविकों की विजय करता है। और वहाँ पर जो राजा की होती है उस 18 होती, मतलब 18 जो वंश होते आटविकों के, 18 राजा होते आटविकों के। तो वहाँ से उत्तर भारत में जब नीचे की ओर आता है ना, तो ये सबसे पहले उत्तर भारत के 9 राजाओं को जीतता है। उसके बाद जब ये नीचे की ओर आता है तो ये यहाँ पर आटविकों को जीतता है। और आटविक जो कहाँ पर थे आटविक, तो आटविक उस टाइम पर जबलपुर में रहते थे। जो मध्य प्रदेश का जबलपुर का एरिया है वहाँ पर आटविकों का राज था, और एक प्रकार से ये नर्मदा की घाटी पर अपना अधिकार कर लेता है। तो यहाँ पर इसने उत्तर भारत को जीत लिया, और उत्तर भारत को जीतते जीतते सीधे ये यहाँ पर एक प्रकार से मध्य भारत में पहुँच चुका है, और मध्य भारत में नर्मदा के तट पर इसने अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। उसके बाद इसका जो यहाँ पर प्रस्थान करता है, कहाँ पर करता है, उसके बाद इसका जो प्रस्थान होता है वो दक्षिण भारत की ओर होता है। कहाँ पर होता है? उसके बाद इसका प्रस्थान दक्षिण भारत की ओर होता है, और इसने यहाँ पर दक्षिण भारत के 9 राजाओं को हराता है, और ये दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराता है और अपनी सत्ता को कायम रखता है। उसके बाद ये नेपाल की विजय भी करता है, और नेपाल की विजय करते करते ये दक्षिण भारत में पहुँच जाता है। दोस्तों ये नेपाल की विजय तो इसने उत्तर भारत में कर लिया था। जब ये उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करता है तो उसी टाइम पर ये नेपाल को भी जीत लेता है। लेकिन नेपाल को जीतने के बाद ये जब दक्षिण भारत में आता है तो एक प्रकार से इस दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का अंत कर देता है, और एक छत्र उत्तर से साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट साउथ अपने साम्राज्य को स्थापित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने किस प्रकार से
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने किस प्रकार से पूरे भारत को रौंदते हुए अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने शासन का जो विस्तार किया था वो क्षेत्रों को बांट कर किया था। मतलब दोस्तों इतना बड़ा राजा है, इसने इतने सारे क्षेत्रों को जीता है, तो ये कंट्रोल कैसे रखेगा। इसीलिए इसने अपने साम्राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया था। और किसी के साथ इसने उदारपूर्वक नीति अपनाया था, किसी के साथ टैक्स देकर छोड़ देता था, और किसी को ये दोस्तों ये दंड देता था। मतलब इसका जो साम्राज्य होता है वो कई प्रकार से बढ़ जाता है, और बढ़ने के साथ साथ यह अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो इसने जो भी दक्षिणी राज्य होते हैं, जब ये दक्षिणी राज्यों को जीतता है तो उनके साथ ये राजग्रहण की नीति को अपनाता है। राजग्रहण दोस्तों उस टाइम की नीतियां हैं जी, जैसे आज की नीतियां हैं वैसे उस टाइम की नीतियां होती हैं। तो यहाँ पर दक्षिणी भारत को जीतने के बाद यह उनके साथ राजग्रहण की नीति को अपनाता है, और जब ये जीत जाता है तो इनको वापस कर देता है। मतलब राजग्रहण का मतलब होता है कि दक्षिणी राज्यों को जीत करके इसने वापस कर दिया। बताओ कितना महान शासक है जी, है ना, कितने महान अपने भारतीय राजा हुए हैं कि जीत करके उनको साम्राज्य को वापस कर दिया था कि जाओ हमने तुमको जीत लिया, अब तुम अपने साम्राज्य पर तुम राज करो, है ना। तो कितने महान बताओ शासक थे ये। उसके बाद जब ये उत्तरी राज्यों की विजय करता है तो उत्तरी राज्यों के साथ यह असुर विजय की नीति को अपनाता है। इसका मतलब होता है कि यह इनको जीत कर साम्राज्य में मिला लेता है। और जब ये आठविक राज्यों को जीतता है तो आठविक राज्यों को जीत करके उनके पास ये दया का भाव रखता है, और दया का भाव रखने के साथ उनके राज्यों को वापस कर देता है। और इसने उसके बाद सीमांत राज्यों पर विजय किया था, और जब ये सीमांत राज्यों पर विजय करता है तो उनको टैक्स लेकर के मुक्त कर देता। मतलब कि दोस्तों क्या है कि इसके पास बहुत सारा क्षेत्र था, तो एक प्रकार से इसका मतलब टैक्स प्राप्त करना, कहीं टैक्स मिल जाए, और जो भी गरीब राज्य है उनको टैक्स दे करके ये स्वयं संपन्न कर देता था। तो इसका जो मेन मोटिव ये था कि मतलब कि हमको यहाँ पर साम्राज्य को जीतना है, और जीतने के साथ साथ कैसा राजा है उसके साथ उस प्रकार से बिहेव करना है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका जो शासन होता है वो समुद्रगुप्त का जो शासन होता है वो दो टाइप से यहाँ पर बढ़ जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष शासन और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष शासन। तो प्रत्यक्ष शासन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का जो एरिया होता है वो प्रत्यक्ष शासन के तहत आता है। तो यहाँ पर सीधे समुद्रगुप्त का कंट्रोल होता है, यहाँ पर सीधे स्वयं राजा यहाँ पर राज करता है और वहाँ पर टैक्स प्राप्त करता है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष राज्य होते हैं उसमें से जो आठविक राज्य था, मध्य भारत के राज्य थे, पंजाब था, राजपूत राज्य थे, दक्षिण भारत के राज्य थे, उनसे टैक्स प्राप्त करता है, टैक्स देकर के छोड़ देता है, और एक प्रकार से कर लेता है। और मतलब पर ईयर पर मंथ कर लेकर के और उन राज्यों को छोड़ देता है, और छोड़ने के साथ एक प्रकार से सामंत बन जाते किसके, ये सामंत बन जाते समुद्रगुप्त के। तो इसने इस प्रकार से अपने राज्यों का इसने ये विस्तार किया था। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि ये संगीत का प्रेमी भी होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये संगीत का प्रेमी होता है क्योंकि इसके सिक्कों पर इसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, इसीलिए इसको कविराज कहा जाता है, संगीत प्रेमी कहा जाता है और दिग्विजय कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों दिग्विजय कहने का मतलब क्या है, इसको यहाँ पर दिग्विजय भी कहा जाता है, और दिग्विजय के साथ साथ इसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको यहाँ पर द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। जिस प्रकार से अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो अशोक को दोस्तों यहाँ पर धर्म विजय कहा जाता है, और यहाँ पर ये होता है समुद्रगुप्त होता है उसको यहाँ पर दिग्विजय कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं, तो इसके बाद बात करते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद जो राजा बनता है उसका नाम रामगुप्त होता है। रामगुप्त दोस्तों बहुत ही निकम्मा शासक था, है ना। एक प्रकार से इसके बारे में इतिहास इसके बारे में बोलता है कि बहुत ही अयोग्य और एक प्रकार से राजा बनने के लायक नहीं था जी। इसने बहुत ही कर्मकांड किए थे। इसके बारे में अभी हम आपको यहाँ पर पूरी कहानी समझाएंगे। क्या होता है कि ये बहुत थोड़े समय के लिए और राजा बनता है। और राजा दोस्तों कैसे बनता है, क्योंकि समुद्रगुप्त के उस समय दो पुत्र थे, एक का नाम था रामगुप्त और यहाँ पर दूसरे का नाम होता है दूसरे का नाम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो एक होता है रामगुप्त और दूसरा होता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जो बड़ा बेटा होता है उसका नाम रामगुप्त होता है, और रामगुप्त की जो वाइफ होती है उसका नाम द्रौपदेवी होता है। तो इसके टाइम पर क्या होता है,
इसके टाइम पर यहाँ पर शकों का आक्रमण होता है और जब यहाँ पर शकों का आक्रमण होता है तो यह शकों से डर जाता है। बताइए कितना बेकार राजा है कि शकों से डर जाता है। और शकों से डरने के बाद शक क्या करते हैं, शक दोस्तों रामगुप्त से इसकी पत्नी की मांग करते हैं कि तुम हमको अपनी पत्नी को दे दो तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे और तुमको छोड़ देंगे। यह रामगुप्त इतना डर जाता है कि यह अपनी पत्नी को ले करके, इसकी जो पत्नी होती ध्रुव देवी क्या होती है, इसकी जो पत्नी और ध्रुव देवी होती है, ये इसको लेकर के शकों को सौंपने ही वाला होता है। मतलब कि यह अपनी पत्नी, मतलब कितना निकम्मा राजा है ये अपनी पत्नी को लेकर के शकों के पास पहुंच जाता है। मतलब ये अपनी पत्नी को और शकों को सौंपने ही वाला होता है। इतने में इसका भाई आ जाता है। कौन आ जाता है? इतने में इसका भाई चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों नो डाउट बहुत ही महाराजा होते हैं आगे चल करके। तो इतने में इसका भाई चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है और ये शकों की हत्या कर देता है और बाद में ये अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर देता है। मतलब कि इसको इतना बेकार लगता है इसके भाई को, जब ये अपनी पत्नी, मतलब कि क्या हुई, चंद्रगुप्त द्वितीय की भाभी हुई, तो ये अपनी पत्नी को जब ये शकों के पास में सौंपता है तो इससे चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत बेकार लगता है। और ये उस टाइम पर छोटा होता है तो इसने उस टाइम पर बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए इसने शकों की हत्या कर दिया था, शकों को पराजित कर दिया था। और उसके बाद यह रामगुप्त को भी यहाँ पर पराजित कर देता है और रामगुप्त को पराजित करने के बाद यह राजा बन जाता है और यह उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है और यहाँ पर रामगुप्त का अंत हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही एक प्रकार से इतिहास में जो घटनाएं होती हैं वो आज सीख देती हैं कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि रामगुप्त को क्या अपनी पत्नी को शकों के पास सौंपना चाहिए था। मतलब शक कितने भी खतरनाक थे लेकिन इसने जो इतिहास में फैसला लिया है अपनी वाइफ को शकों के पास में सौंपने का, वो बहुत ही एक प्रकार से बेकार फैसला था। इसी फैसले से क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता एक प्रकार से माथा खिसक जाता है और वह शकों की हत्या कर देता है। उसके बाद अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर देता है और रामगुप्त की हत्या करने के बाद इसने अपनी भाभी से विवाह कर लिया था और ध्रुव देवी से यह विवाह कर लेता है और यहाँ पर रामगुप्त का अंत हो जाता है। और जब यहाँ पर रामगुप्त का अंत हो जाता है तो उसके बाद चंद्रगुप्त जो द्वितीय होते हैं और विक्रमादित्य वो राजा बनते हैं। मतलब कि जब रामगुप्त यहाँ पर रामगुप्त किसी मतलब रामगुप्त जो होता है वो किसी टाइप का है ही नहीं था, मतलब कि वो राजा बनने के योग्य नहीं था, लेकिन उसको ज़बरदस्ती बड़ा पुत्र होने के नाते समुद्रगुप्त ने उसको राजा बना दिया था। लेकिन जब उसकी हत्या हो जाती, उसकी हत्या होने के बाद उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के नाम से 380 से 415 ईस्वी में यहाँ पर राजा बनते हैं। और समुद्रगुप्त के बाद यह वीर और बहादुर राजा होता है। दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद कौन होता है? तो समुद्रगुप्त के बाद जो वीर और बहादुर राजा होता है उसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। और इसके कुछ उपनाम होते क्या होते हैं? इसके कुछ उपनाम होते हैं। इसके जो उपनाम होते हैं वो देवराज होते हैं, देवगुप्त होते हैं और विक्रमादित्य होते हैं। इसने अपने आप को देवराज कहा है, देवगुप्त कहा है और विक्रमादित्य कहा है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसने शकों को और हराने के बाद इसने विक्रम संवत को चलाया था और विक्रम संवत की शुरुआत करता है। और शकों को हराने के बाद इसने शकारी की उपाधि को धारण किया था। मतलब शकों को जब ये हरा देता है रामगुप्त के टाइम पर तो ये अपने आप को शकारी की उपाधि से इसको नवाजा जाता है और इसकी जो उपाधि विक्रमादित्य भी होती है। इसका जो विवाह होता है वो ध्रुव देवी के साथ भी होता है जो रामगुप्त की पत्नी होती हैं। और उसके बाद इसका फिर से विवाह होता है वो दोस्तों नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ में होता है। इसका जो पहला विवाह होता है वो यहाँ पर ध्रुव देवी के साथ में होता है। उसके बाद इसका जो यहाँ पर दूसरा विवाह होता है वो नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ में होता है। यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के दो विवाह होते हैं। पहला किसके साथ में होता है? पहला ध्रुव देवी के साथ में होता है और दूसरा होता है नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ में होता है। और इन दोनों से जो पुत्री उत्पन्न होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम प्रभावती गुप्त होता है। और बाद में इसी प्रभावती गुप्त का जो विवाह होता है वो कहाँ पर होता है? तो बाद में इसी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश और रुद्रसेन द्वितीय से हो जाता है। जो प्रभावती गुप्त का बाद में विवाह होता है वो वाकाटक नरेश प्रभावती गुप्त से हो जाता है। जो इसके समकालीन होते किसके? गुप्तों के। तो गुप्तों के समकालीन कौन होते? उस टाइम पर गुप्तों के समकालीन वाकाटक होते हैं और लिच्छवी होती हैं, क्योंकि गुप्तों ने वाकाटकों के साथ भी वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया है और लिच्छवियों के साथ भी वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया है। तो इसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटकों के साथ कर देता है। किसके साथ होता है? तो वह रुद्रसेन द्वितीय के साथ में होता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो होता है, इसके टाइम पर चीनी यात्री फाहियान भारत में आता है और यहाँ पर अपनी किताब फो युकी लिखता है, जहाँ पर मतलब गुप्तकालीन शासक के बारे में ये एक प्रकार से पूरी महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखता है, वहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में लिखता है, राजनीतिक जीवन के बारे में लिखता है। तो जो फाहियान होता है वो चीनी यात्री होता है और यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर भारत में आता है और यह बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए भारत में आता है। और इसके दरबार में नौ रत्न रहते थे। कितने रहते थे? इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। उसमें कालिदास रहते थे और यहाँ पर बेताल भट्ट थे और धन्वंतरी थे, और छपड़क थे, अमर सिंह थे, वररुचि थे, शंकु थे और वराह मेहर थे और घटकफर थे। तो ये क्या होते दोस्तों? ये इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे। और जो कालिदास होते हैं ना, कालिदास उसी टाइम के होते। कालिदास जो होते हैं ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर होते हैं और ये उसके दरबार की 9 रत्नों के रूप में शोभा को बढ़ाते थे। कौन? कालिदास। और इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हिंदू धर्म को अपनाया था और हिंदू धर्म में ये वैष्णव धर्म को मानता था। वैष्णव धर्म को मानने के बाद भी ये एक प्रकार से धार्मिक सहिष्णु था, मतलब सभी धर्मों की इज्जत करता था। और इसने अश्वमेध यज्ञ भी किए हैं और ये कला और साहित्य का प्रेमी होता है। और इसी के काल को यहाँ पर इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। जो दोस्तों गुप्तों में नहीं बोलती कि गुप्तों के काल को इतिहास का स्वर्ण काल बोलती हैं, तो क्या रामगुप्त के काल को स्वर्ण काल कहेंगे? क्या यहाँ पर श्रीगुप्त के काल को स्वर्ण काल कहेंगे? क्या घटोत्कच के काल को स्वर्ण काल कहेंगे? नहीं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के टाइम को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसी टाइम पर इन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया था। तो यहाँ पर अभी हमने यह जानने की कोशिश किया है कि यहाँ पर जो भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होता है तो उसके टाइम पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, इसके बारे में अभी हमने यहाँ पर बात किया है। इसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कुमारगुप्त के बारे में कि कुमारगुप्त क्या होता है। जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त गुप्तों की राजगद्दी पर बैठता है, इसका टाइम पीरियड होता है वो 415 से और 455 ईस्वी होता है। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो मंदसौर अभिलेख से मिलती है। दोस्तों मंदसौर मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पर एक अभिलेख जिसको बोलते हैं मंदसौर अभिलेख, वहाँ पर इसको सातकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। क्या होता है? इसी के टाइम पर हूणों का आक्रमण होता है और इसका हूणों से संघर्ष होता है और यह वैष्णव धर्म को मानता है। और इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो इसने मयूर छाप वाले सोने के सिक्के ढलवाए थे और जिसमें मयूर की आकृति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक प्रकार से एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि बताओ सातकालीन सूर्य की भांति किसे बताया गया है? तो वो कौन था? वो कुमारगुप्त होता है। कुमारगुप्त दोस्तों यहाँ पर इसको मंदसौर अभिलेख में शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुमारगुप्त ने मयूर छाप वाले सोने के सिक्के चलवाए थे जिसमें मयूर की आकृति होती है और इसने नालंदा जो बिहार में एक विश्वविद्यालय है उसका निर्माण करवाया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुमारगुप्त ने और उस टाइम का जो भी बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। तो उसकी स्थापना भी किसने करवाया था? उसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था, जो यहाँ पर बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता है। और बाद में इसको खिलजी वंश के बख्तियार खिलजी ने इसको एक प्रकार से तुड़वा दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं स्कंदगुप्त की कि स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो यह 455 से 468 ईस्वी में यह जो है गद्दी पर बैठता है और इसका नाम स्कंदगुप्त होता है। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो भीतरी अभिलेख से मिलती है। किससे? भीतरी अभिलेख से स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसके टाइम पर भी हूणों के आक्रमण होते हैं लेकिन यह हूणों को बुरी तरह से पराजित कर देता है जो स्कंदगुप्त होता है। तो स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह से पराजित किया था। दोस्तों गुप्तों के टाइम गुप्तों को सबसे ज़्यादा परेशान किया हूणों ने। जैसे वहाँ पर मौर्य वंश के टाइम पर मलहिंद यवन शासकों ने आक्रमण किया था, शकों ने आक्रमण किया था। उसी टाइम पर गुप्तों के टाइम पर हूणों का आक्रमण होता है और शकों का भी आक्रमण होता है। इसने मोस्ट इम्पोर्टेंट इसने से यहाँ पर दोस्तों गुजरात में सुदर्शन झील पड़ती है, उसका इसने क्या करवाया था? उसका इसने पुनर्निर्माण करवाया था जो कि वहाँ पर कृषकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हम बात करें कि जो ये झील होती है तो इस झील का निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण करवाता है वो यहाँ पर कौन करवाता है? स्कंदगुप्त करवाता है। लेकिन स्कंदगुप्त के पहले एक और ऐसे राजा थे जिसने यहाँ पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण करवाया था। उनका नाम होता है दोस्तों रुद्रदामन। ये जो रुद्रदामन होता है ये शक राजा होता है। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, उसके बाद कौन करवाता है? उसके बाद रुद्रदामन करवाता है और फिर रुद्रदामन के बाद स्कंदगुप्त करवाता है। तो यहाँ पर जो गिरनार अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, तो जूनागढ़ अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने भी करवाया था। उसके बाद फिर यहाँ पर मतलब स्कंदगुप्त ने भी करवाया था। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कि स्कंदगुप्त ने यहाँ पर जो उपाधि धारण किया था, इसने भी शकरादित्य की उपाधि धारण किया था और इसका जो धर्म था वो क्या था? वैष्णव धर्म होता है और यह मौर्य वंश का अंतिम महान राजा होता है। मतलब अंतिम महान राजा कहने का मतलब ये होता है कि दोस्तों मौर्य वंश में जो भी शासक हुए हैं तो कौन कौन से शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, तो ये एक प्रकार से अंतिम महान शासक होता है। और क्या होता है? ये एक प्रकार से अंतिम महान राजा होता है। उसके बाद पुरुगुप्त होता है, बुद्धगुप्त होता है और अंतिम जो राजा होता है उसका नाम विष्णुगुप्त होता है। तो हमको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो आपको पूछेगा, समुद्रगुप्त से पूछेगा। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो पूछेगा, समुद्रगुप्त से पूछेगा या कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूछेगा, स्कंदगुप्त से पूछेगा, कुमारगुप्त से पूछेगा। यहीं से गुप्तों के टाइम पर और एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और इसके जो अंतिम शासक होते हैं इसके मतलब स्कंदगुप्त के बाद बहुत सारे और अंतिम शासक हुए हैं, लेकिन उनके बारे में पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनसे एग्जाम में कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल स्टडी 18 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।